विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारी श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आज के प्रकरण संरचनात्मक एकीकरण के विषय में हम बात करेंगे। संरचनात्मक एकीकरण के विषय में जो हमने कल आपको बताया था कि संरचनात्मक एकीकरण के लिए जो प्रकार्यात्मक समस्याएं हैं उसमें हमने कल अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, प्रतिमानात्मक स्थायित्व एवं तनाव नियंत्रण और उसके बाद लूमिस के द्वारा सामाजिक संरचना के एकीकरण को बनाए रखने में जो प्रक्रियाएं योगदान देती हैं उनके विषय में हमने चर्चा करी। तो उसके विषय में पहली जो प्रक्रिया है वो हमारा संचार है। संचार, दूसरा हमने सीमा रक्षा के बारे में बात करी थी और तीसरा हमने व्यवस्था संबंधी संपर्कों के बारे में चर्चा की थी। चौथा हमारा सामाजिकरण और पांचवा हमारा सामाजिक नियंत्रण और छठा हमने आपको संस्थाकरण के विषय में बताया था। विद्यार्थियों, इन सब बिंदुओं के बाद आज हम संरचनात्मक विभेदीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। संरचनात्मक विभेदीकरण क्या है और उसके विषय में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे कि संरचना से तात्पर्य हमारा उसके विभिन्न भागों में पाए जाने वाले सापेक्षिक रूप से स्थायी और अंतर संबंधों से है। व्यक्तियों की अंतःक्रियाएं उनकी भूमिका से संबंधित होती है और संरचना का उल्लेख केवल भूमिकाओं के संदर्भ में ही किया जा सकता है और वस्तुतः सामाजिक संरचना अंतर संबंधित भूमिकाओं की भी एक व्यवस्था ही है और ये भूमिकाएं अपेक्षाकृत क्या होती हैं, स्थायी होती हैं और सांस्कृतिक विरासत के रूप में थोड़ी विरासत जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में हस्तांतरित होती है और विविध भूमिका निभाने वाले व्यक्ति समूहों में संगठित होते हैं और इन समूहों में अपेक्षाकृत जो अधिक स्थायित्व भी पाया जाता है, क्योंकि कर्ताओं के आने जाने से समूह की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दायित्व जो आने वाला व्यक्ति ग्रहण कर लेगा, ये भूमिकाएं व्यक्ति आने वाला निभाएगा और ये परिस्थिति भी आने वाला व्यक्ति ही धारण करेगा। इसलिए आने और जाने से, आवागमन की इस प्रक्रिया से समूह की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सामाजिक भूमिकाओं तथा समूहों के स्थायित्व प्रदान करने में सामाजिक प्रतिमानों अथवा आदर्शों का जो है वो एक विशेष योगदान रहता है। इन्हीं आदर्शों से कर्ताओं की भूमिकाओं एवं एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं। सामाजिक संरचना से संबंधित जो आदर्श हैं वो दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला रिलेशनल नॉर्म्स है जिसे हम संबंधात्मक आदर्श कहते हैं और दूसरा हमारा है नियमनात्मक रेगुलेटिव नॉर्म्स, इसको हम कहते हैं। संबंधात्मक आदर्शों में कर्ताओं को अन्य कर्ताओं के प्रति, यानी एक जो कर्ता है उसको अपने दूसरे कर्ताओं के प्रति या अन्य कर्ताओं के प्रति अपने जो उनके अधिकार और उत्तरदायित्वों का पता चलता है। संबंधात्मक भूमिकाओं एवं समूहों में विभेदीकरण के साथ साथ ही पारस्परिक संबंधों का पता चलता है, जबकि नियमनात्मक आदर्श जो है वो समाज द्वारा स्वीकृत आदर्श होते हैं और उनकी अंतःक्रियाओं तथा उनके कार्यक्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। इनमें कर्ता को पता चलता है कि किसी भूमिका में या कौन सी भूमिका में वह क्या क्या कर सकता है, उसके अपने सीमाओं के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है। संरचना में आदर्शों के अतिरिक्त मूल्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। वैल्यूज जो है इनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। मूल्यों का भी भूमिकाओं तथा भूमिकाओं के विभेदीकरण तथा स्थायित्व में विशेष महत्व है और सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए कर्ताओं के मूल्य तथा उनकी इच्छाओं में परस्पर अनुरूपता होना अनिवार्य है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति को जो हो टाला जा सके। मूल्य और आदर्श जो है वो परस्पर संबंधित होते हैं तथा इन्हें हम संस्कृति के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। पारसन्स के अनुसार जो सामाजिक संरचना है आदर्शात्मक संस्कृति का एक संगठित और स्थायी स्वरूप है, अर्थात अंतर संबंधित भूमिकाओं और समूहों, आदर्शों और मूल्यों का वह समूह जिनसे कर्ताओं का व्यवहार जो हो निर्देशित होता है, या व्यवहारों का दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि नियमन होता है। संरचना में प्रमुख रूप से संबंधात्मक आदर्शों द्वारा जुड़े हुए समूहों तथा कर्ताओं की भूमिकाओं एवं इन्हें नियमित, निर्देशित एवं नियंत्रित करने वाले निम्नात्मक आदर्शों और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सम्मिलित किया जाता है।
सामाजिक संरचना का विभेदीकरण जो होगा इसकी अनेक उप व्यवस्थाओं के पृथक्करण के रूप में देखा जा सकता है। और सामाजिक संरचना की जो प्रमुख उप व्यवस्थाओं का भी हमने जिक्र किया, तो ये उप व्यवस्थाएं जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। एक तो नातेदारी व्यवस्था जिसको हम किनशिप सिस्टम कहते हैं, दूसरा अर्थव्यवस्था, तीसरा हमारा राजनीतिक व्यवस्था, और चौथा जो है वो हमारा धर्म। नातेदारी समूह जो है वो या नातेदारी की जो व्यवस्था है जो है वो कर्ताओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं तथा समाजीकरण द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। इन समूहों द्वारा विभिन्न लिंगों के परस्पर संबंधों पर भी नियंत्रण जो रखा जाता है, और ये समूह कर्ताओं में विविधता को भी सीमित करते हैं। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था तथा धार्मिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अथवा समाज में व्याप्त होती है। संरचनात्मक पक्ष की यदि हम बात करें तो संरचनात्मक पक्ष के साथ साथ हम इसके अर्ध संरचनात्मक, जिसको क्वासी स्ट्रक्चर हम कहते हैं, कि पक्ष को भी समझ लेना यहाँ अनिवार्य है कि अर्ध संरचनात्मक पक्ष में किसी विशिष्ट प्रकार के उपसमूहों की संख्या और इस प्रकार के उपसमूहों तथा संबंधित उपसमूहों की संख्या का अनुपात और प्रत्येक प्रकार के उपसमूह में सदस्यों का वितरण, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अंदर तथा उपसमूहों के अंदर विभिन्न भूमिकाओं वाले लोगों की संख्या और इसमें सुविधाओं और पुरस्कारों के जो वितरण है उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। तो इन सारे विवेचन के आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक संरचना जो है उसमें एकीकरण और विभेदीकरण की प्रक्रिया निरंतर सक्रिय रहती है, और इसमें एकीकरण के लिए आवश्यक है कि सभी उप व्यवस्थाओं की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती रहे, और वस्तुतः सामाजिक संरचना का विश्लेषण जो है वो उसके प्रकार्यात्मक विश्लेषण के आधार पर ही किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।